एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इकोनॉमिक्स एकेडमी। सो हम सिलेक्शन बैच चला रहे हैं जिसमें हम सॉल्व कराते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईएससी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए क्या है हमारे पास आज क्वेश्चन। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डाउनलोड करें इकोनॉमिक्स एकेडमी ऐप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सॉरी फॉर डिले। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और आप आंसर दिया कीजिए। जो ना आए उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई बातें नहीं समझ में आती है तो आप उसके लिए टाइप कीजिए, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू वाई प्लस लर्निंग जी। ओके, थैंक यू फॉर रिप्लाई। चलिए आंसर दीजिए। When the exchange rate change from $1 is equal 72 rupees and $1 is equals to $1 equals 68 rupees, then rupees is called। बताइए अगर आपकी जो रुपए की वैल्यू है $1 बराबर 72 रुपए है, उससे चेंज होकर $1 बराबर 68 रुपीज हो जाता है तो हम क्या कहेंगे इसे। रुपी जो है वो डेप्रिसिएट हो गया है, रुपी जो है वो एप्रिसिएट हो गया है, बोथ। क्या होगा आंसर, रिप्लाई कीजिए। अगर हमारे रुपए की वैल्यू जो है वो कम कर दी गई है तो इसे हम क्या बोलेंगे। रुपया जो है एप्रिसिएट हो गया है, डेप्रिसिएट हो गया है, बोथ। अच्छा क्वेश्चन है, नेट के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और अभी जो केवीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर दीजिए। वॉइस की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बीच में आप प्लीज कमेंट किया कीजिए। एप्रिसिएट, देखिए क्या होता है कि जब आपके डॉलर की जो वैल्यू है, सॉरी, अगर एक डॉलर, ठीक है, अगर $1 इज इक्वल 72 रुपीज है और ये कम होकर इसको कितना कर दिया गया है, एक्सचेंज रेट जो है अब वो $1 इक्वल्स 68 रुपीज हो गया है, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा रुपी है उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई, यानी हमारा जो रुपी है वो एप्रिसिएट हो गया है। रुपए की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, जैसे क्या होता है कि हमारी रुपी जो है अब वो क्या, जब हमारा जैसे एक एक्सपीरियंस को ले लीजिए, जब कोई छोटा बच्चा होता है वो लिखना शुरू करता है तो क्या होता है, उसको लिखने नहीं आता, लोग उसको इंपॉर्टेंट ही नहीं देते, धीरे धीरे उसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। वैसे रुपी का भी है कि रुपी जब आपका कम होता है, इसको आप कम मत समझिएगा कि ये डेप्रिसिएट हो गया, इसका मतलब हमारे रुपए की जो वैल्यू है कम मतलब बढ़ गई है। अब हमको $1 के बदले 72 रुपए ना देकर अब हमें 68 रुपए ही देना पड़ेगा, यानी हमारा रुपी जो है वो अब एप्रिसिएट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दीजिए। फॉर्मूला ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है। आई थिंक ये तीसरी बार रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, फिर वो सिर्फ सिंपल फॉर्मूला ही याद करके रह जाते हैं। टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आंसर दीजिए। क्वेश्चन को बार बार रिपीट इसलिए किया था क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे बार बार रिपीट किया जा रहा है। बताइए टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा। बताइए, आंसर दीजिए।
तो देखिए जो टैक्स मल्टीप्लायर इसका फॉर्मूला क्या होता है, KT इज इक्वल्स माइनस MPC, MPC अपॉन 1 माइनस MPC। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 1 माइनस K इज इक्वल्स माइनस MPC अपॉन 1 माइनस MP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कीजिए। व्हेन वाज WTO एस्टैब्लिश, WTO की स्थापना कब की गई थी? कोई बात नहीं अखिलेश जी, टाइम पर अभी बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। WTO की स्थापना कब हुई थी? नहीं आता तो गूगल ही सर्च कर लीजिए। WTO की स्थापना कब की गई थी बताइए? इजी क्वेश्चन है, 1995। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक बताइए। जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 15 है, 14 है, 13 है, 12 है, 15, 14, 13, 12। टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक देखिए, एट प्रेजेंट टोटल 12 है नेशनलाइज्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट एट प्रेजेंट? देखिए ये जो हमारा जो क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ रेट है इसके बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी अभी जस्ट आपका केवीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो देखिए करंट के डेटा भी बहुत अच्छे से पूछ लेते हैं। ये एग्जाम का जो लेवल है डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए, क्योंकि सिर्फ अब एग्जाम रिटन बेसिस पे नहीं हो रहा है, धीरे धीरे सारे एग्जाम में इंटरव्यू हो रहा है। तो अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखिए और करंट में भी अपडेट रहिए। ठीक है, करंट डेटा जो है उसके बारे में। तो देखिए जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था 5.5% चल रहा है और एट प्रेजेंट भी क्वार्टरली जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 5.5% ही कुछ चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए। What will be value of mode if value of median is 35 and value of mean is 30? ठीक है, अगर मीडियन आपका 35 दिया हुआ है और मीन जो है वो 30 दिया हुआ है तो मोड की वैल्यू क्या होगी? रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ वैल्यू ही चेंज कर दिया जाता है, तो पीजीटी में तो ये डेफिनेटली आना ही आना है। आंसर कीजिए। देखिए मोड इज इक्वल्स क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 35 माइनस 2 105 माइनस 60 इक्वल्स 45। तो आंसर कितना होगा? 45 आपकी मोड की वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए। What is the adjustment variable of a firm according to Cournot? Cournot ने अपने ड्यूओपोली मॉडल में एडजस्टमेंट वेरिएबल क्या लिया था? आंसर कीजिए। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। What is the adjustment variable of
अकॉर्डिंग टू कुर्नट, देखिए कुर्नट जो थे वो आउटपुट को एडजस्टमेंट वेरिएबल मानते हैं। वो कहते हैं जो फर्में मार्केट में आती हैं तो पहले आउटपुट डिसाइड करती हैं, उसके बाद वो प्राइस डिसाइड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस इज इक्वल टू 20, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 10, व्हाट विल बी मोनोपोली पावर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाइए। इसका फॉर्मूला भी पूछता है और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आंसर दीजिए। देखिए जो मोनोपोली पावर है इसका फॉर्मूला होता है प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस, ठीक है। बताइए क्या होगा आंसर, आप सॉल्व करिए। तो देखिए कितना आएगा, प्राइस आपका दिया हुआ है 20, मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है 10, फिर इसको आप करिए सॉल्व। 10 माइनस 20, सॉरी 10 अपॉन 20 सॉल्व कर लीजिए, 0.5 आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कुजनेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इनकम इनइक्वालिटी टेंड्स टू। बताइए कुजनेस के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू जब आपका इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है तो उस समय इनकम इनइक्वालिटी का क्या रिएक्शन रहता है, इनकम इनइक्वालिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले इनकम इनइक्वालिटी डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, उसके बाद इंक्रीज होगी, देन डिक्रीज होगी। देखिए कुजनेस क्या कहते हैं, कुजनेस ने इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस दिया था। वो क्या कहते हैं, यहाँ पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम हम क्यों लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन और साइमन कुजनेस क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी डेवलप करता है इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कम होती जाती है। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, पर कैपिटा इनकम। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज होता है और यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी को तो जैसे जैसे इकोनॉमी जो है वो ग्रो हो रही है वैसे वैसे इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। देखिए इनइक्वालिटी का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर इनकम का लेवल भी मैक्सिमम है और इनइक्वालिटी भी ज़्यादा है। इसके आगे अगर हमारा इकोनॉमी डेवलप करता है तो इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाई द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव। वेरी फेमस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इंटरव्यूअर का तो फेवरेट एक क्वेश्चन है ये। क्या है पीपीसी, पीपीसी का स्लोप जो है वो कॉन्केव क्यों होता है। ड्यू टू इंक्रीज एमओसी, ड्यू टू डिक्रीज एमओसी और ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, नॉन ऑफ द अबव। देखिए क्यों होता है पीपीसी का स्लोप जो है वो कॉन्केव क्यों होता है, ग्राफ से समझते हैं। क्योंकि एमओसी क्यों होता है, ग्राफ देखिए क्या होता है एमओसी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और आप इस पे गुड ले लीजिए कोई भी, वाई और एक्स यहाँ पे ले लीजिए एक्स, ठीक है। एमओसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमओसी क्या होता है, सैक्रिफाई अपॉन मतलब क्या है इसका कि हम एक्स कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वाई कमोडिटी को लगातार क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाई कर रहे हैं। देखिए
पहले हम y कम्युनिटी इतना प्रोड्यूस कर रहे थे और x की इतनी मात्रा प्रोड्यूस कर रहे थे, पर अब हम चाहते हैं कि हम x के प्रोडक्शन को बढ़ाएं, तो हम क्या करेंगे, हम y के प्रोडक्शन को कम करते जाएंगे और x को बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, हमें सैक्रिफाइस तो हम ज़्यादा कर रहे हैं पर गेन हमें कम मिल रहा है। ठीक है, हम सैक्रिफाइस करते जा रहे हैं और गेन जो है वो धीरे धीरे कम हो गया और जीरो हो गया। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ठीक है, हमें रिसोर्सेज दिया हुआ है और उसी के बेसिस पे हमें 2 गुड को प्रोड्यूस करना है। तो ऐसे में अगर हमें 1 गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे गुड के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इस एक्सिस पे हमने गेन रखा, तो गेन क्या है, सैक्रिफाइस तो ज़्यादा है और गेन जो है वो कम होते जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। ठीक है, और जो सैक्रिफाइस है न्यूमरेटर की वैल्यू वो ज़्यादा होगी। तो ऐसे में जो कर्व बनेगा, मान लीजिए सैक्रिफाइस हम 5 कर रहे हैं, सैक्रिफाइस हम 5 यूनिट कर रहे हैं, गेन हमें 2 हो रहा है। सैक्रिफाइस हम 4 कर रहे हैं या 6 कर रहे हैं, गेन हमें 1 हो रहा है। तो कर्व का शेप कैसा होगा, कॉनकेव। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन को याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं, कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए। द फिशर इंडेक्स नंबर इज, बताइए फिशर का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पास्चे, अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पास्चे, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। फिशर का जो इंडेक्स नंबर है उसका फॉर्मूला क्या है और क्या है। ज्योमेट्रिक मीन है, अरिथमेटिक मीन है, दोनों है, इसमें से कोई नहीं है। आंसर कीजिए, रिप्लाई कीजिए प्लीज। देखिए जो फिशर का इंडेक्स नंबर है वो ज्योमेट्रिक मीन है लेस्पेयर एंड पास्चे का, इसको आप लोग याद रखिए। फिशर इंडेक्स नंबर क्या है, देखिए समेशन पी क्यू 10 इंटू समेशन पी क्यू 11 इंटू 100। तो ये है फिशर का इंडेक्स नंबर, जो क्या है लेस्पेयर एंड पास्चे का ज्योमेट्रिक मीन। आप इसको एग्जाम में कभी कभी बिल्कुल शॉर्ट में ही पूछ लेता है, तो कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, लेस्पेयर इंटू पास्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When coefficient of skewness is 0, then the distribution is, बताइए जब skewness जो है वो 0 होगा तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। U shaped, J shaped, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, L shaped। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है आपको आना ही चाहिए। ठीक है, आंसर कीजिए। देख रहे हैं 5 लोग और रिप्लाई कर रहे हैं केवल 2 लोग, क्यों भाई, बाकी लोगों को एग्जाम नहीं देना है। अगर आप रिप्लाई करेंगे तो उससे आपका ही कॉन्फिडेंस पता चलेगा। यू शेप्ड, यू शेप कैसे होगा अखिलेश जी, यू शेप, यहाँ पे एलएससी का शेप नहीं पूछा है, यहाँ पर आपसे जो कर्व होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का उसका शेप कैसा होगा वो पूछा है। स्क्यूनेस 0 होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बताइए। देखिए जब भी स्क्यूनेस 0 होता है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कर्टोसिस अगर आपका 3 है तो उस केस में भी नॉर्मल होगा। देखिए इसको भी कैसे होगा, नॉर्मल जब डिस्ट्रीब्यूशन का केस होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा कर्व बनता है वो बिल्कुल बेल शेप्ड होता है, जहाँ पर आपका मीन, मीडियन और मोड सब बराबर होते हैं। ठीक है, स्क्यूनेस जो है वो 0 होता है, कर्टोसिस 3 होता है। ठीक है, तो ये है आपका करेक्ट आंसर, क्या था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज द जीरो बेस बजटिंग, बताइए जीरो बेस बजटिंग क्या होता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, हर बार पूछा जाता है और इसके बिना तो कोई एग्जाम कंप्लीट ही नहीं होता है। एक नंबर कट गया, बात नहीं, पढ़ाई कीजिए, हम यहाँ है इसीलिए। चलिए बताइए जीरो बेस बजटिंग क्या होता है, किसने दिया था ये। मेकिंग अ बजट एवरी टाइम विद न्यू स्टार्ट, मतलब हर बार हम एक नए सिरे से बजट बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का अंतर बताता है। बोथ ए एंड बी, बताइए। देखिए जो जीरो बेस बजटिंग होता है उसका मतलब होता है कि हम हर बार एक नए तरीके से बजट बनाते हैं, और ये दिया किसने था, पीटर ए पायर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द मोनोपोली कंपटीशन व्हाट इज द शेप ऑफ टी आर कर्व, मोनोपोली के अंदर टी आर कर्व का शेप कैसा होगा। इनवर्स, एस शेप्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल यू शेप्ड, सॉरी इन्वर्टेड यू शेप, और पॉजिटिव कैसा होगा। मोनोपोली में जो टोटल रेवेन्यू कर्व है कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, आंसर कीजिए। हॉरिजॉन्टल एलएससी का होता है जब वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल देता है। तो देखिए मोनोपोली में क्या होता है, जो टी आर कर्व है वो इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है। कैसे होता है, देखिए देखिए जो परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पे जो फर्में होती हैं वो प्राइसेस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो एक बार में प्राइस जो है फिक्स कर देती है, तो फर्म जो है वो प्राइस के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती। लेकिन मोनोपोली क्या है, मोनोपोली जो है वो सोचता है कि अगर उसे अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है तो प्राइसेस को कम या अधिक कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई मोनोपोली है, उसको अपने गुड्स को बेचना है, पहले एक क्वांटिटी, एक यूनिट, 5 यूनिट वो बेच रहा है। प्राइसेस उसने पहले रखी कितनी, मान लीजिए 5 रखी, कि मैं अपने गुड की प्राइस जो है वो 5 रुपीज़ रखता हूँ, लेकिन वो चाहता है कि अब मेरी कमोडिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो जैसे जैसे अपने गुड्स की सेलिंग को बढ़ाना चाहता है वो प्राइसेस के साथ भी क्या करता है, प्राइसेस को कम करते जाता है। मान लीजिए प्राइसेस 4 कर दी, 3 कर दी, 2 कर दी, 1 कर दी, ठीक है, कि अब मेरे 5 यूनिट बिके तो मैं प्राइस अगर कम कर दूंगा तो मेरे गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। तो टी आर क्या होता है, टी आर इक्वल्स क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, देखिए 5, 8, 9, 8, 5, यानी आपका टी आर क्या है, पहले ये इंक्रीज हो रहा है देन ये डिक्रीज हो रहा है, तो आपका टी आर कर्व कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, पहले टी आर इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। टी आर पहले इंक्रीज हुआ, 5, 8, 9 हुआ, फिर ये मैक्सिमम हो गया, फिर ये मैक्सिमम से कम हो रहा है, यानी टी आर कर्व आपका कैसा होगा, इन्वर्टेड यू शेप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसी आर यूज्ड इन एचडीआर वैल्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवीएस, डीएसएसबी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ, हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, और केवीएस पीजीटी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा है ताकि आप लोग इसे 5 के 5 पूरे याद कर ले एक बार में। गलती नहीं कीजिए अखिलेश जी, पढ़ाई कीजिए, एग्जाम सर पे है, डे बाय डे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। देखिए जो एचडीआर है उसमें कुल 5 करेंसी है, तो पाउंड स्टर्लिंग है, यूएस डॉलर भी है, जापानीज येन भी है, और यूरो भी है, चाइनीज रेमन। तो ये 5 करेंसी है जो एचडीआर में शामिल है, तो आप इसे याद कर लीजिए। मैंने इसमें सारे के सारे करेंसी इसीलिए रखे हैं ताकि आपको ये टिप्स पे याद हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हेन विल बी द होल इंसिडेंस ऑफ सेल टैक्स विल बी ऑन बायर। बताइए जब सेल टैक्स लगाया जाता है तो उसका पूरा का पूरा जो इंसिडेंस है वो बायर पे कब पड़ेगा। मतलब हिंदी में कि अगर आपके ऊपर कोई बिक्री कर लगाया गया है तो कर लगाने से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएगी, तो सारा का सारा टैक्स बर्डन कौन बेयर करेगा, बायर पे कब जो है सारा का सारा बर्डन पड़ेगा। बताइए। When demand for commodity is perfectly inelastic, when demand for commodity perfectly inelastic और both are correct। बताइए सेल टैक्स का सारा बर्डन बायर पर कब पड़ेगा, डिमांड कैसा होना चाहिए उस केस में, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सभी का, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। एफ डी। बताइए रेणु जी क्या होगा इसका आंसर। देखिए इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर जो सेल टैक्स लगाया जाएगा तो उसका बर्डन कब पूरा का पूरा बायर, मतलब जो क्रेता है जो खरीदेगा सामान, उसको कब पूरा बर्डन बेयर करना पड़ेगा। तो देखिए जब डिमांड आपका परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, मतलब प्राइसेस चाहे जो भी हो, मुझे वो गुड्स चाहिए तो चाहिए, प्राइस चाहे बढ़ जाए या घट जाए, मैं तो ये कमोडिटी कंज्यूम करती हूँ तो मैं करूँगी। जैसे कि मुझे मान लीजिए किसी ब्रांड की वॉच बहुत पसंद है, अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे वही कंपनी की ही चाहिए, प्राइसेस चाहे जितना भी इंक्रीज, मतलब मैं इनइलास्टिक हूँ, मैं रिजिड हूँ कि मुझे यही वॉच चाहिए, ठीक है। तो अगर उस पर सेल टैक्स लग जाएगा वॉच मेकिंग पर, तो क्या होगा कि उसकी प्राइसेस जो है वो प्रोड्यूसर जो है वो खुद तो उसका कॉस्ट बियर करेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो प्राइसेस को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, प्राइस को इंक्रीज करेगा, कस्टमर से लेगा। तो उस केस में अगर आपकी डिमांड जो है परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब आप रिजिड है उस प्रोडक्ट के लिए, तो उस केस में टैक्स का बर्डन सारा का सारा बायर पे पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजम्पशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। बताइए इसमें से कौन सी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की मान्यता नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एग्जांपल एजम्पशन कौन सा नहीं इसमें, नॉन प्राइस कंपटीशन है, हैवी सेलिंग कॉस्ट है, गुड्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, गुड्स आर होमोजीनियस बट हेट्रोजीनियस। बताइए। देखिए क्या होता है, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वहां पर नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि प्राइसेस के साथ हम छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। अगर हम प्राइसेस बढ़ाएंगे तो अदर फर्में प्राइस को नहीं बढ़ाएंगी, तो आपके कस्टमर क्या है उनके पास चले जाएंगे। अगर आप प्राइसेस को कम करते हैं तो सारे के सारे जो फर्म है वो भी प्राइसेस कम कर देंगे, तो प्राइस को कम करने का आपको कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होता है, यानी कि हम प्राइसेस के साथ छेड़छाड़ तो करते ही नहीं है। हैवी सेलिंग कॉस्ट है, तो क्या होगा, जब आपको प्राइस कम कर सकते नहीं हैं आप, तो फिर आप क्या करेंगे, अपने गुड को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए आप क्या करेंगे, सेलिंग कॉस्ट लगाएंगे। मतलब आप सेलिंग के लिए नई नई स्ट्रेटजी बनाएंगे, पैकेजिंग अच्छी रखेंगे। आपने देखा होगा मार्केट में कोई प्रोडक्ट होते हैं जिनकी डब्बे की पैकिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है, आप उसके लिए सेलर्स लगाएंगे और एडवर्टीजमेंट करेंगे, ठीक है, न्यूज़ में अपने गुड्स के बारे में निकालेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, तो वो क्या है, वो सेलिंग कॉस्ट है। तो हैवी सेलिंग कॉस्ट होती है मार्जिनल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। और गुड्स आर होमोजीनियस बट हेट्रोजीनियस। देखिए गुड्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, गुड्स आर होमोजीनियस बट हेट्रोजीनियस। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो गुड्स हैं वो होमोजीनियस है अपीयरेंस में, होमोजीनियस है यूटिलिटी में, बट हेट्रोजीनियस इन अपीयरेंस। जैसे कि आप टूथपेस्ट ले लीजिए, ठीक है, टूथपेस्ट क्या होता है कि उसके काम क्या है, दांत साफ करना, ठीक है, लेकिन इनकी ब्रांड अलग अलग है। जैसे सिवा का ले लीजिए, डाबर लाल पेस्ट ले लीजिए, पेप्सोडेंट ले लीजिए, इनकी लुकिंग अलग है, इनकी अपीयरेंस अलग है, बट इनकी यूटिलिटी क्या है, टूथ क्लियर करना, क्लीन करना, ठीक है। तो
ये होमोजीनियस होते हैं देखने यूटिलिटी में, बट हेट्रोजीनियस इन अपीयरेंस। गुड्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए जैसे अभी मैंने बताया कि गुड्स में परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होने का मतलब, ये परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो गुड्स हैं वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे स्टॉक मार्केट ले लीजिए, सब्जी मंडी ले लीजिए, ग्रोसरी मार्केट ले लीजिए। तो क्या है, जैसे सब्जी मंडी में जाइए, सारी सब्जियां जो है वो एक जैसी दिखती हैं, ठीक है, उनकी प्राइसेस सेम होती है। अगर कोई शॉपकीपर कहता है कि नहीं भाई मैं तो आलू 1 रुपये भी अगर ज़्यादा बढ़ाता है तो लोग बोलते हैं कि मैं क्यों लूँ तुमसे भाई, मैं तो बगल में जाके ले लूँगा, तुम्हारा आलू क्या कुछ स्पेशल है, ठीक है। तो वो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल है, जो गुड्स के बारे में लोगों को परफेक्ट नॉलेज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए। UNCTAD वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ, बताइए। UNCTAD वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, बताइए। अंकटाड जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981, 1991, 1971, 1964। स्टॉक मार्केट की जय हो, ठीक है। स्टॉक मार्केट फेवरेट है आपका लगता है। देखिए जो UNCTAD है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज फॉर्मुलेटेड बाय, बताइए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको कौन बनाता है, IMF, वर्ल्ड बैंक, UNDP और UNCTAD। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसे UNDP बनाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। Which one of the following is component of current account of BOP, बताइए। BOP के करंट अकाउंट में इसमें से कौन सा आता है। आंसर कीजिए। आंसर की इसका आंसर दे रहे हैं ए। देखिए जो BOP है, BOP के करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज आता है, यूनिलैटरल रिसीप्ट एंड पेमेंट दोनों आते हैं, यानी जो यूनिलैटरल ट्रांसफर होते हैं वो भी आते हैं। बोरोइंग एंड लेंडिंग जो है ये कैपिटल अकाउंट में आता है, करंट अकाउंट में नहीं आता है। करंट अकाउंट में जो अपडेट मंथली, डेली, वीकली होता है वो करंट अकाउंट में आता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में वन टाइम पेमेंट आता है, जैसे आपका FDI, FPI बोरोइंग है। अगर आप किसी कंट्री से या किसी गवर्नमेंट से भी उधार लेते हैं, ये तो BOP है तो कंट्री से ही है, तो अगर आप किसी भी कंट्री से या IMF से या वर्ल्ड बैंक से आप लोन लेते हैं तो वो कहाँ आएगा, वो आपका आएगा बोरोइंग में, ठीक है। बोरोइंग क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में इसलिए आएगा, सॉरी कैपिटल अकाउंट में आएगा, अभी क्या बोल रही हूँ, कैपिटल अकाउंट में आने का मतलब ये वन टाइम पेमेंट। अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपको एक बार में वो पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है, ये कोई रेकरिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन BOP आफ्टर डिवैल्यूएशन, डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड इज इलास्टिक, चाहिए। अगर आप बताइए, अगर आपका जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है तो डिवैल्यूएशन करने से BOP पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। BOP will improve, BOP will worse, only A, only B। 21 का आंसर दीजिए।
जब हम लोग हमारी जो डिमांड है वो अगर लेस इलास्टिक होती है तो डीवैल्यूएशन करने से बीओपी पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए। बीओपी और खराब हो जाएगा, बीओपी ठीक हो जाएगा, और सिर्फ ओनली ए सिर्फ ओनली बी, बताइए। सॉरी। देखिए क्या होता है जब डिवैल्यूएशन क्या आता है, तो अगर हमारी डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो जानबूझ के अपने करेंसी की वैल्यू को गिरा देती है। करेंसी की वैल्यू को गिराने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए पहले $1 बराबर आपको 70 रुपए मिल रहा था, पर गवर्नमेंट ने जानबूझ कर क्या किया, अपने करेंसी की वैल्यू को गिरा दिया। मतलब अब $1 बराबर आपको 80 रुपए लगे। इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है, गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट को कम करना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी कंट्री में विदेशी माल जो है वो कम आए हमारे, और वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है, मतलब हमारे देश की जो प्रोडक्ट है वो विदेशों में ज़्यादा जाए, ठीक है। तो अब अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, स्टेप लिया है कि उन्होंने करेंसी की जो वैल्यू है, रुपए की वैल्यू वो गिरा दी, अब हमारी कंट्री में जो गुड है उसकी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक का मतलब क्या है कि आप मान लीजिए फॉरेन से कोई यूएसए की कोई कार जो है आपकी फेवरेट है, जिसको आप इंपोर्ट कराते हैं, और आपको वही प्रोडक्ट जब भी चाहिए तो वही कार चाहिए। कोई परफ्यूम ले लीजिए, अगर आपको मान लीजिए कोई परफ्यूम है जो यूएसए की बहुत पसंद है, तो आप जब भी यूज करते हैं तो आप यूएसए की ही परफ्यूम यूज करते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने तो अपनी करेंसी की वैल्यू जो है वो कम कर दी है। अब क्या करेंगे आप कि प्राइसेस तो बढ़ गए, लेकिन आप रिजिड है कि नहीं मैं यूएसए का ही परफ्यूम लगाऊंगा, मैं अपनी परफ्यूम को चेंज नहीं करूंगा, चाहे प्राइसेस कुछ भी बढ़ जाए। मैं 2 लगाता था महीने में, तो अब मैं 1 ही यूज करूंगा, पर मुझे वही चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने जो डिमांड है उसको कम किया ही नहीं। तो अब क्या होगा, पहले हम इंपोर्ट करते थे तो वो परफ्यूम के लिए हमें 70 रुपये पे करना था, पर अब मुझे उसके लिए 80 रुपये पे करने हैं। डिमांड क्योंकि आपका लेस इलास्टिक है, तो ऐसे में बीओपी जो है वो और खराब होता जाएगा, बीओपी जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा, क्योंकि इम्पोर्ट तो हमारा कम हुआ ही नहीं, ठीक है। हमने तो प्राइसेस को इसलिए सॉरी करेंसी की वैल्यू इसीलिए गिराई थी ताकि इम्पोर्ट जो है वो कम हो जाए, क्योंकि जो गुड्स है तो वो महंगे हो गए, लोग इम्पोर्टेड गुड की डिमांड कम कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा, बीओपी जो है वो और भी खराब हो जाएगा, ठीक है। और अगर वही ये लेस इलास्टिक की जगह पर क्या होता, मोर इलास्टिक होता, तो आप कहते अरे भाई प्राइसेस बढ़ गए, मुझे तो नहीं चाहिए, मैं अपनी इंडिया का ही गुड लूंगा, मुझे तो अपने इंडिया के ही गुड पसंद है, तो मैं तो फॉरेन कम्युनिटी को छोड़ ही देता हूँ। तो ऐसे केस में क्या होगा कि बीओपी आपका इंप्रूव होगा, अगर वो मोर इलास्टिक का केस होगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर इसमें कुछ और भी था क्या, हाँ ओनली बी। चलिए, अकॉर्डिंग टू केन्स इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, बताइए केन्स के अनुसार जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। एमईसी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एमईआई, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो केन्स थे वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मतलब आपने अगर कोई मशीनरी खरीदी है, मशीनरी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसकी पूंजी उत्पादन की क्षमता क्या है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको मशीनरी खरीदने के बाद उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। एमईआई, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ऑल इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स 1 होगा, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स 1 होगा, एस इज इक्वल्स टू माइनस एस बार प्लस सी वाई, ऑल ऑफ अबव। कौन सा इसमें क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। आंसर दीजिए।
तो देखिए इसमें सभी सही हैं। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स 1 होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस भी 1 होता है, और ये सेविंग फंक्शन है जो कि करेक्ट है। तो ऑल ऑफ अबव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर कर्व इज गिवन बाय, बताइए ऑफर कर्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जेएस मिल, मार्शल, केन्स, रिकार्डो। ऑफर कर्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया था और ऑफर कर्व क्या कहती है? सॉरी देखिए जो ऑफर कर्व कॉन्सेप्ट है मार्शल ने दिया था। जेएस मिल पर आप मत जाइएगा क्योंकि जेएस मिल जो थे वो उन्होंने अपनी रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी जो थी उसमें उन्होंने इसका यूज किया था ऑफर कर्व का, ना कि उन्होंने ऑफर कर्व को दिया है। ऑफर कर्व बनाया था किसने? मार्शल ने, एजवर्थ ने, विडे, ठीक है। ऑफर कर्व क्या कहती है? यहाँ पर क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में जब दो कंट्रीज आती हैं सामने तो वो क्या करती हैं, वो कहती हैं कि मुझे आपकी कमोडिटी चाहिए, तो इसके लिए आप मुझे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका है, आप अमेरिका चॉकलेट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और इंडिया में राइस ज़्यादा है, तो आप क्या कहते हैं अमेरिका से कि प्लीज़ मुझे कुछ चॉकलेट भेज दीजिए, ठीक है। कितना, चलिए 50 केजी ले लीजिए, ठीक है। आपको यूएसए से 50 केजी जो है चॉकलेट वो इम्पोर्ट कराना है, आपकी कंट्री में उसकी ज़रूरत है, डिमांड है, और आप कहते हैं अमेरिका को कि ठीक है मैं उसके बदले आपको 50 टन जो है वो राइस दे दूंगा। अमेरिका क्या कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें चॉकलेट जो है वो इंपोर्ट करा देता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे 50 टन राइस नहीं चाहिए, मुझे 100 टन चाहिए। मतलब ये दोनों एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं। जहाँ पर दोनों का ऑफर जो है वो मैच करेगा वही क्या होगा, उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और वहीं पर उनकी क्वांटिटी डिसाइड होगी। यानी ये इन्हें 100 टन जो है वो राइस देंगे और अमेरिका देगा, और अमेरिका जो है इन्हें चलिए मान लीजिए यहाँ पर इंडिया है, इंडिया अमेरिका को जो है वो 100 टन राइस देगा और यूएसए जो है वो इंडिया को 50 केजी चॉकलेट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहाँ दोनों के ऑफर जो है मैच होते हैं, और यहाँ से जो एक कर्व बनेगी ये इनकी होगी टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, यानी या प्राइस ऑफ एक्स गुड या प्राइस ऑफ वाई गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? अखिलेश जी, रेणु जी तो गूगल भी कर रही है, आप गूगल भी नहीं कर रहे लग रहे हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन अंडर रूट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए आपके लिए इतना ही क्वेश्चन है। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन, जरूर बताइए। मुझसे जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए इकोनॉमिक्स एकेडमी ऐप। चलिए रखते हैं अभी, कल मिलते हैं शाम को 6:30 बजे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।